स्वतंत्रता के बाद आरक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य अछूतों का उत्थान करना था, जिन्हें सबसे अधिक हाशिए पर रहना पड़ा। आज भारतीय समाज का विभाजन हिंदू, मुस्लिम, एससी, एसटी, ओबीसी आदि में हो चुका है। इसके अलावा ईसाई, जाट, पंडित, आदिवासी आदि इन सभी की ओर से नए आरक्षण की मांग उठ रही है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो सामाजिक आर्थिक न्याय को मजबूत करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। इसी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को और अधिक सफल बनाने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का उपवर्गीकरण करने की स्वीकृति प्रदान की है। आइए जानते हैं क्या है ये आरक्षण का मूल उद्देश्य, जो समाज में सामाजिक अलगाव है उसको दूर करना है। संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की एक अस्थायी व्यवस्था को मान्यता दी, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में जातिगत पिछड़ेपन के कारण जो सामाजिक पिछड़ापन है उसे दूर करना था। लेकिन राजनीतिक पक्षकारों, नीति निर्माताओं ने इसकी नीति को ही बदल डाला और केवल वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग करने लगे। हालांकि सामाजिक न्याय के लिए और पिछड़ी जातियों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण संबंधी कई संशोधन संविधान में समय समय पर होते रहे हैं। जैसे 1950 में संविधान में पहला संशोधन हुआ, जिसमें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 के प्रावधानों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सक्षम बनाया गया। उसके बाद 1982 में संवैधानिक संशोधन द्वारा शैक्षणिक संस्थानों एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में एससी के लिए कर्मचारी 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण का प्रावधान किया गया। वहीं जहां 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश को आधार बनाकर ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया, वहीं 2005 में 93वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(5) के तहत निजी संस्थानों में एससी, एसटी एवं ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। वर्ष 2019 में 103वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इन सभी संशोधन एवं प्रावधानों को संविधान में जोड़ने के बाद भी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जिसकी सोच के साथ आरक्षण लाया गया था, क्या उसको लाभ मिला? सोचिए, इसका उत्तर है ही नहीं, क्योंकि अगर आरक्षण का लाभ समान रूप से सभी एससी, एसटी, ओबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिला होता तो ओबीसी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए रोहिणी आयोग का गठन और अब वर्तमान में एससी, एसटी के उप वर्गीकरण की आवश्यकता पर जोर ही नहीं दिया गया होता। हाल ही में 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी और एसटी के उप वर्गीकरण को मंजूरी दी गई। तो ऐसा क्या हुआ कि उप वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ रही? आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई। इसकी शुरुआत तब हुई जब पंजाब सरकार ने वर्ष 1975 में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें अनुसूचित जाति के आरक्षण को वाल्मीकि एवं मजहबी सिखों के लिए विभाजित किया गया और पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सेवाओं में जो आरक्षण है अधिनियम 2006 के तहत अधिनियम की धारा 4(5) के अंतर्गत सीधी भर्तियों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित 50% रिक्तियां वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए उन्हीं उपलब्धता के आधार पर प्रदान की गई। इस प्रावधान के बाद इस अधिनियम की धारा 4(5) को चुनौती दी गई और वर्ष 2010 में पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने ईवी चिनैया निर्णय के आधार पर इनको रद्द कर दिया, जिससे पहले कहा गया कि एससी, एसटी एक समान समूह है, इसलिए राज्यों द्वारा आरक्षण के प्रयोजनों के लिए उन्हें उपवर्गीकृत नहीं किया जा सकता और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 341 के तहत असंवैधानिक है। लेकिन वर्ष 2020 में पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह 2020 के मामले में 5 न्यायाधीशों की बेंच द्वारा अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण का मुद्दा 7 न्यायाधीशों की बेंच को पुनर्विचार करने के लिए कहा गया, जिसके आलोक में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2024 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पुनर्विचार निर्णय, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीकरण को ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 के निर्णय के आधार पर असंवैधानिक बताया गया था, उसे पलट दिया और राज्यों को एससी, एसटी समूह में सबसे वंचित लोगों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आरक्षण के उपवर्गीकरण की अनुमति प्रदान की गई। आइए जानते हैं क्या था निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत वाले इस निर्णय में कहा कि राज्यों को यह अधिकार होगा कि वह राज्य के सबसे वंचित समूह
हो जो वो विकास के दौड़ में अंतिम पायदान पर खड़े हैं। उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 15% आरक्षण कोटे के अंदर अनुसूचित जातियों के ऊपर वर्गीकरण कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उप वर्गीकरण एवं उप श्रेणीकरण के अंतर को भी स्पष्ट किया और कहा कि इस उप वर्गीकरण का उद्देश्य सामाजिक उत्थान के लिए होना चाहिए, न कि राजनीतिक उत्थान के लिए। राज्यों को उप वर्गीकरण करते समय निष्पक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए अनुभव के आधार पर डाटा कलेक्ट करना चाहिए, ताकि वंचित समूह कहीं फिर से वंचित न रह जाए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उप वर्गीकरण के दौरान किसी भी उपवर्ग के लिए 100% आरक्षण नहीं किया जा सकता और इसका किसी भी तरह का दुरुपयोग होने पर उप वर्गीकरण की न्यायिक समीक्षा कभी भी की जा सकती है। न्यायालय का मानना है कि जिस तरह इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले 1992 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत लाया गया था, उसी प्रकार वर्तमान में भी SC/ST आरक्षण पर भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होना चाहिए, क्योंकि यदि यही सही मायने में सामाजिक न्याय की स्थापना करनी है तो यह देखना होगा कि आरक्षण किसी जाति या कुछ जातियों के द्वारा हाईजैक न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आरक्षण का लाभ केवल पहली पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। इसका मतलब यदि परिवार के किसी पीढ़ी में आरक्षण का लाभ ले लिया है और उसे आरक्षण के लाभ से अपनी सामाजिक व्यवस्था में सुधार हो चुका है, तो फिर उसकी आने वाली पीढ़ियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति में भी जाति के आधार पर कई उपवर्गीकरण और कई असमानताएं हैं, जिसके कारण भेदभाव उपलब्ध है और इसी भेदभाव के कारण अंतिम सीढ़ी पर उपलब्ध जाति के सदस्यों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस कारण राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का उपवर्गीकरण लागू कर सकते हैं। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद भाजपा शासित हरियाणा सरकार ने SC/ST उपवर्गीकरण को हरियाणा में लागू कर दिया और हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां SC/ST उपवर्गीकरण लागू हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायक सिंह सैनी ने राज्य के वंचित दलित को न्याय दिलाने के उद्देश्य से राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सिफारिश के आधार पर दलितों को वंचित दलित और अन्य दलित में विभाजित कर दिया और दलितों को मिलने वाले 20% आरक्षण को दोनों में समान रूप से बांट दिया। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में दलित की जनसंख्या 22.5%, जिन्हें अन्य दलित 8.5% तथा वंचित दलित 14% है। वंचित दलितों में जहां वाल्मीकि, पासी, मजहबी, सिख समेत 66 जातियां हैं, वहीं अन्य दलितों में रेगर, रविदासी, बटोई समेत 15 जातियां हैं। हरियाणा में जहां अन्य दलितों की जातियां जो चर्म उद्योग का काम करती हैं, उन्हीं जातियों का प्रशासन तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भागीदारी है, जबकि वंचित दलितों की भागीदारी बहुत कम है। हरियाणा चुनाव के दौरान विपक्षी दलों द्वारा भाजपा पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया गया और संविधान को खत्म करने की बात कही गई। जाति के नाम पर वोट बैंक की राजनीति को खत्म करते हुए हरियाणा की तीसरी बार लगातार सरकार बनाकर वंचित दलित के लिए 10% आरक्षण उपलब्ध कराकर सरकार ने राजनीति में आरक्षण जैसे मुद्दों पर होने वाली राजनीति कुछ हद तक तो कम कर दी है और इस अच्छे पहल के साथ इस इमेज को भी खत्म कर दिया कि भाजपा आरक्षण को खत्म करने के पक्ष में है। बताते चलें कि वर्ष 1996 में हरियाणा राज्य के गठन के बाद अब तक कोई भी वंचित दलित विधानसभा या संसद तक नहीं पहुंच पाया। केवल चमड़े के कारोबार में लगे अन्य दलित ही विधानसभा और संसद में अपनी जगह बना पाए। 1994 में कांग्रेस के भजन लाल सरकार ने दलितों को वंचित दलित एवं चर्म उद्योग दलितों में बांटा था और वाल्मीकि तथा मजहबी सिखों को आरक्षण में प्राथमिकता दी थी। लेकिन 2006 में हरियाणा में पंजाब उच्च न्यायालय ने ईवी चिनैया मामले के निर्णय के आधार पर इस वर्गीकरण को खत्म कर दिया और जाति के उपवर्गीकरण को अस्वीकार कर दिया। हालांकि SC/ST के उपवर्गीकरण का फायदा तो सभी राज्यों को मिलेगा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा पंजाब और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, जहां पंजाब में 89 लाख दलित हैं और यूपी में 4 करोड़ दलित आबादी है। यूपी में दलितों का उपवर्गीकरण अगर देखा जाए तो जाटों और गैर जाट में ज्यादा हैं। गैर जाटों में 65 जातियां हैं जिनमें उपवर्गीकरण कर सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। अब आपसे पूछते हैं कि आपके पास अगर पावर होती तो रिजर्वेशन पर आप क्या डिसीजन लेते? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कल मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के साथ। आप देख रहे थे संपन्न भारत, मैं नीरज द्विवेदी।